नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति। स्वागत है आपका यूसीएन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो है तो काफ़ी कॉमन, पर उसके बारे में बात करने में लोगों में आज भी काफ़ी हिचकिचाहट है। पर इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़ी कई जानकारियां अभी भी लोगों के पास नहीं है। इसी विषय पर हमसे खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय लेजर प्रशिक्षित व 35 राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर प्रवीण सहावे, डायरेक्टर ऑफ अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, मनीष नगर रोड, नागपुर। सर, स्वागत है आपका यूसीएन पर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाइल्स का लेजर उपचार ये कैसे किया जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली हर एक लोगों के मन में डर रहता है कि पाइल्स होने के बाद उपचार कैसे किया जाए और मुझे दर्द होगा क्या, पेन होगा क्या। तो वैसे मरीज़ों के लिए लेज़र उपचार काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ है। वैसे देखा जाए तो पाइल्स के लिए लेज़र उपचार करने के समय हम लोग एक विशिष्ट प्रकार के लेज़र के माध्यम से पाइल्स के मस्से जो है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाइल्स होता कैसे है और उसके लक्षण कैसे होते हैं। पहली स्टेज पाइल्स की होती है जिसमें ब्लीडिंग होता है। दूसरी स्टेज मस्से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं। तीसरी स्टेज मस्से मोशन करते समय बाहर आते हैं, उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और चौथी स्टेज होती है जिसमें मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो थर्ड और सेकंड लेट स्टेज अगर है या फोर्थ स्टेज है तो ही लेज़र ऑप्शन या लेज़र ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। बाकी फर्स्ट स्टेज और अर्ली सेकंड स्टेज में मेडिसिन से भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। अब हम लेज़र जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पाइल्स की जो मस्से है उसके जड़ में एनर्जी लेज़र के माध्यम से दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का चीरफाड़ या टाके या घाव कुछ भी नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को पेन या रोज़ ड्रेसिंग के लिए आने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसके माध्यम से ट्रीटमेंट करने से वहाँ पर किसी भी प्रकार के मसल्स को इंजरी नहीं होती है या इनकॉन्टिनेंस की भी पेशेंट को या वहाँ का पेशी का कंट्रोल जाने का जो पेशेंट के मन में डर रहता है वो भी नहीं होता है। तो लेज़र से एक पर्टिकुलर लेज़र के जो फीडिंग आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, वहाँ पर लेज़र के माध्यम से एनर्जी देने से मस्से जो है वो वहीं पर सिकुड़ जाते हैं और वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो एब्लेट होने की वजह से पाइल्स जो है वो ठीक हो जाता है। सर, भगंदर फिशुला क्या होता है और क्या इसका भी लेज़र उपचार किया जाता है? फिशुला यानी जिसको हम लोग नानी घाव बोलते हैं, गुद भाग में अगर किसी भी वजह से फोड़ा या फुंसी होता है, अगर उसको उसी समय सही समय पर अगर चीरा दे के बाहर नहीं निकाला, मोस्टली जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे इश्योरेक्टल एब्सेस है, पेरियानल एब्सेस है, ऐसे फोड़े बनते हैं। तो वह फोड़े गुद भाग में ओपन होके वहाँ पर फिशुला या नाली घाव जैसे एक ट्रैक बना देते हैं, तो इसको फिशुला कहा जाता है। और फिशुला का भी उपचार लेज़र के माध्यम से होता है और इसके लिए काफ़ी अच्छा लेज़र का ट्रीटमेंट सिद्ध हुआ है या उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि पहले कन्वेंशनल मेथड में हम लोग चीरा लगाते थे जिससे मांसपेशी को काटना पड़ सकता था, तो उससे वहाँ का गुद भाग का नियंत्रण जाने का डर था। तो अभी लेज़र के ट्रीटमेंट से यह डर पेशेंट का चला गया है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चीरफाड़ या कट नहीं दिया जाता और इसके माध्यम से हम लोग एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग तक लेज़र के माध्यम से जाके वहाँ पर लेज़र एनर्जी देते हैं। और जो फिशुला की बड़ी ट्रैक्ट है, चाहे वो कितनी भी हो, 2 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो, इसके माध्यम से लेज़र एनर्जी देते हैं और वो लेज़र के द्वारा फिशुला ठीक होता है। सर, महिलाओं में ये पाइल्स या फिशुला होने के क्या कारण हो सकते हैं? मोस्टली महिलाओं में देखेंगे तो गर्भावस्था में हमें ओपीडी में देखा गया, हमारे ओपीडी में अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में पिछले 13 साल से हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं में यह प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही है। इसका कारण है कि इनको थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी होना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या मलबद्धता होना एक मुख्य कारण है। प्रेगनेंसी के समय गर्भाशय का वजन बढ़ने से, आयरन का सेवन करते हैं उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, और गर्भाशय का वजन बढ़ने से वहाँ की गुदवलियों पर प्रेशर आता है और इसकी वजह से पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम्स इनको तैयार होती है। और फिशुला की बात करेंगे तो कभी वहाँ पर अगर पेरियानल रीजन में फिशुला होने के पहले अगर एब्सेस या फोड़ा हुआ, उसको सही समय पे चीरा नहीं लगाया तो उसकी वजह से फिशुला के प्रॉब्लम्स भी महिलाओं में देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली महिलाओं में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, अनहाइजीनिक कंडीशंस अगर है तो उसकी वजह से एब्सेस डेवलप होते हैं और उसकी वजह से फिशुला होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी ट्यूबरकुलर फिशुला अगर है, टीबी की वजह से भी फिशुला वहाँ पर पाए जाते हैं। सर, जनरली पाइल्स से लोगों का ये मानना रहता है कि शौच में खून आना, ये लोगों के बारे में लोगों को यही पता रहता है कि पाइल्स का मतलब है कि शौच से खून आता है। तो ये शौच से खून आने का क्या कारण हो सकता है? सभी जितने भी पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि अगर शौच करते समय मुझे ब्लड जाता है तो वो पाइल्स से हो सकता है।
तो ऐसा नहीं है। वहाँ होने वाली लगभग 30 से 40 प्रकार की बीमारियाँ हैं, जिसमें से पाइल्स एक है। पाइल्स का जो या बवासीर का जो ब्लीडिंग है वो स्प्लैश ऑफ वाइन होता है, जिसमें पूरा कमोड आपका ब्लीडिंग से भरता है, या चिरकांडी या धार उड़ती है, ऐसा फवारे जैसा ब्लड आता है, इसको पाइल्स का ब्लीडिंग बोलते हैं। इसके साथ में फिशर से जो ब्लीडिंग होता है, फिशर यानी वहाँ पर गुदा भाग में चीरा पड़ता है, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है या टॉयलेट को लग के आता है। इसमें अत्यधिक वेदना होती है। वैसे देखा जाए तो पाइल्स में कभी पेन नहीं होता है। पाइल्स इज़ अ पेनलेस कंडीशन। अगर आपको किसी वजह से बिना दर्द बिना वेदना ब्लीडिंग हो रहा है तो आप पाइल्स हुआ है ऐसा समझ सकते हैं। और पाइल्स में पेन तभी होता है जब वो 4th स्टेज में जाता है। तो थर्ड कारण हो सकता है ब्लीडिंग का शौच मार्ग से, वो है डायरिया। क्रोनिक डायरिया की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। किसी किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, अतड़ियों में सूजन होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। सॉलिटरी रेक्टल अल्सर नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें अल्सर्स तैयार होते हैं रेक्टम की जगह पर, तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसमें एसोसिएटेड कुछ पेट से संबंधित आपको तकलीफें रहेगी, जैसे कि शौच करते समय साफ़ न होना, निरंतर आपको मोशन जाने की इच्छा होना, और साथ में चिकट स्त्राव मोशन के द्वारा निकलना। इसके अलावा कोलोन कैंसर अगर है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग जा सकता है। कभी कभी पेशेंट्स को अगर वो एंटी स्टैटिन ड्रग्स है, जैसे कि कुछ ब्लड को थिनर करने वाली मेडिसिन्स है, मोस्टली हार्ट पेशेंट्स में दी जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग की शक्यता हमको मिलती है। फिशुला में अगर देखेंगे तो ब्लीडिंग के साथ पस आता है, मवाद के साथ पस और ब्लीडिंग ये दोनों कॉम्बिनेशन में आता है, तो यह बीमारी फिशुला हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे बच्चों में देखेंगे तो वर्म इन्फेक्शन से भी ब्लीडिंग होता है, यानी बच्चों में अगर जंत या कृमि होते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। बच्चों में पॉलिप्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे मस्से मांसांकुर पाए जाते हैं, जिसको पॉलिप्स कहा जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग देखा जाता है। कभी कभी रेक्टम का पूरा भाग बाहर आने से, जिसको रेक्टम प्रोलैप्स कहा जाता है, उसमें भी ब्लीडिंग पाया जाता है। तो ये सब ब्लीडिंग जाने के मोशन के समय कारण होते हैं, और इसका सही समय पर निदान अगर हम करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। सर, आजकल एक नया टर्म आया है, कॉस्मेटिक लेज़र गायनोकोलॉजी उपचार, जो ये है, ये एक्चुअली ये टर्म है क्या, और ये कौन कौन सी बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉस्मेटिक लेज़र गायनोकोलॉजी एक नया लेज़र ट्रीटमेंट है, जो कि आज की युग की ट्रीटमेंट हम लोग इसको कहेंगे। कॉस्मेटिक लेज़र गायनोकोलॉजी उपचार यह है कि पहले जो बीमारियां थी जिसमें कॉस्मेटिकली यह लेज़र के माध्यम से ठीक न होना पॉसिबल था, पर अभी एडवांस लेज़र आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसमें जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिन महिलाओं को छींकते समय, खांसते समय, वजन उठाते समय यूरिन अपने आप निकल जाती है, यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए लेज़र कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी उपचार काफ़ी अच्छा है। जिन महिलाओं की नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, ऐसे महिलाओं के लिए उपचार काफ़ी अच्छा है। और जिन महिलाओं को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के होते हैं या ईस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, तो ऐसे महिलाओं के लिए भी ये लेज़र वजाइनल रेजुवेनेशन ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद है। इसमें कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी लेज़र उपचार में क्या किया जाता है कि ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार के एडमिट या हॉस्पिटलाइज रहने की आवश्यकता नहीं होती। ये 15 से 20 मिनट का सेशन होता है, और ओपीडी में हमारे सेंटर पर डॉक्टर पूजा साहब है, जो कि इस लेज़र कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी की इंचार्ज है, वह पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं। और जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम्स है या बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है मैंने अभी बताया, इन सब के लिए ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कॉस्मेटिक महिलाओं के लिए टैटू रिमूवल है, हेयर रिमूवल है, और बाकी भी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, एक्ने वल्गैरिस है, तो इनके लिए भी कॉस्मेटिक लेज़र गायनोकोलॉजी उपचार हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। सर, फिशर बीमारी एक्चुअली में है क्या? मतलब उसके बारे में लोगों की बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं फिशर को लेके, और उसका उपचार करने के लिए क्या उसके लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट किया जा सकता है? फिशर यानी किसी भी वजह से अगर आपको हार्ट स्टूल होता है, मलबद्धता होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वहाँ पर गुदभाग में चीरा पड़ता है, तो इसकी वजह से आपको सीवियर पेन होता है, और उसकी वजह से आपको पेन होने के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो ऐसे इनिशियल स्टेज में अगर अर्ली स्टेज में फिशर हुआ है और अर्ली स्टेज में उसका निदान हुआ है, तो किसी भी प्रकार के फिशर को ऑपरेशन या लेज़र ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 40 to 50% फीचर जो है वो हमारी मॉडिफाइड आयुर्वेद टेक्निक है,
आयुर्वेद मॉडिफिलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें गर्म पानी में बैठने के बाद सिकाई करने के बाद कुछ मलम लगाने के लिए देते हैं, साथ में कुछ इंटरनल मेडिसिन देते हैं। मैंने देखा है कि मोस्टली प्रेगनेंसी में फिशर्स ज़्यादा इंड्यूस होता है कॉन्स्टिपेशन होने से, तो ऐसे समय भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है लेने के लिए सुरक्षित होती है, सेफ़ होती है। तो इनिशियल स्टेज में अगर हम अपना इलाज करवाते हैं तो यह काफ़ी हद से मेडिसिन से ठीक हो सकता है। अगर फिशर क्रोनिक है, बहुत सालों से है, वहाँ पर सेंटिनल पाइल्स बना हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में लेज़र के माध्यम से उपचार किया जाता है। इसमें कुछ फ्यू फाइबर्स रहते हैं, लेज़र के माध्यम से उसको ब्रेक किया जाता है। इसमें कंप्लीट फाइबर्स को कट नहीं किया जाता या कंप्लीट मसल्स को कट नहीं किया जाता है, और लेज़र के माध्यम से यह बीमारी कुछ मिनट्स में लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो सकती है। अच्छा सर, हाल ही में जॉर्डन से कुछ डॉक्टर्स आपके यहाँ पे रिसर्च, ये लेज़र और आयुर्वेदिक रिसर्च करने के लिए आए थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा है। एक्चुअली हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल के लिए काफ़ी अच्छी सुहावनी बात है, और नागपुर के लिए भी ये प्रेस्टिजियस बात है कि अरब कंट्री में एक जॉर्डन नाम का देश है, वहाँ से एक डॉक्टर अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में होने वाले जो उपचार है, एडवांस लेज़र ट्रेनिंग है, एडवांस लेज़र ट्रेनिंग के अलावा बीम लेज़र ट्रेनिंग है, उसको सीखने के लिए तथा आयुर्वेद की जो पुरातनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसको क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति कहते हैं या मेडिकेटेड सेटॉन चिकित्सा पद्धति कहते हैं, वो सीखने के लिए पिछले कई दिनों से हमारे सेंटर में कार्यरत है। वो रोज़ हमारे साथ रहते हैं। हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम पेशेंट्स को कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, यह वो देखते हैं, और एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट का वो ट्रेनिंग हमारे साथ ले रहे हैं। और अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो जो डॉक्टर जॉर्डन से आए हैं वो अपने क्षेत्र में नामांकित पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या वो नामांकित लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और वो प्रोक्टोलॉजी पाइल्स सेंटर को अद्ययावत करने के लिए अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल के साथ कुछ MOU साइन करके क्या यह ट्रीटमेंट, यह सुविधा हम जॉर्डन देश में भी दे सकते हैं, इसके लिए वो कार्यरत है। और जल्द ही नागपुर के लिए अच्छी बात है कि अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल की जो शाखा है वो जॉर्डन कंट्री में भी जल्दी हो। सर, मेडिसिनल कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो लोग सुन तो लेते हैं पर उनका मतलब उन्हें बहुत हद तक पता नहीं होता है। जैसे एक टर्म है आयुर्वेद में इफ्टाक। सर, ये टर्म के बारे में आपसे चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ बताएं। आयुर्वेदिक इफ्टाक जो टेक्निक है, ये डॉक्टर निरंजन साहू सर ने, जो कि बनारस से है, और हाल ही में 26 जनवरी को जो पद्मश्री अवार्ड घोषित किया गया, उसमें उनके आयुर्वेद के शल्य तंत्र या सर्जरी के काम के लिए उनको स्पेशली इस इफ्टाक टेक्नोलॉजी के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो मुझे सौभाग्य मिला कि यह इफ्टाक तंत्र ज्ञान जो है, आयुर्वेद की जो प्राचीनतम क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति है, यह सीखने का मौका मुझे उनके हाथ से मिला, और उन्होंने मुझे आज से 7 से 8 साल पहले यह टेक्नोलॉजी मुझे सिखाया, और आज कई मरीज़ उस टेक्नोलॉजी से, इफ्टाक टेक्नोलॉजी से फिशुला से राहत पा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे हाथ में एक मेडिकेटेड सेटॉन है, इसको क्षार सूत्र कहा जाता है। क्षार सूत्र यानी आयुर्वेद की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके माध्यम से पाइल्स, फिशर, फिशुला, पाइलोनेड्रल साइनस आदि बीमारियों में इससे उपचार किया जाता है। मोस्टली जो फिशुलाज है, कॉम्प्लिकेटेड फिशुलाज है, इसमें इसके माध्यम से उपचार किया जाता है। ये एक मेडिकेटेड सेटॉन है, और इसको वहाँ पर फिशुला की अगर ट्रैक्ट है, कितना भी पुराना फिशुला है, लॉन्ग लास्टिंग फिशुला है, रिकरेंट फिशुला है, बार बार हुआ वाला फिशुला है, तो ऐसे फिशुलाज के लिए हम लोग ये मेडिकेटेड सेटॉन की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की एडमिशन की गरज नहीं है, या पेशेंट को ज़्यादा लॉन्ग समय हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। इसको OPD बेस हम लोग करते हैं, और ये सेटॉन हर 7 डेज़ में चेंज करते हैं, और डिपेंड्स ट्रैक्ट कितना बड़ा है उसके हिसाब से 4 वीक या 6 वीक्स में फिशुला ठीक हो जाता है। अब इसमें इफ्टाक जो है, उसमें इंटरसेप्शन ऑफ फिशुलस ट्रैक्ट एंड क्षार सूत्र लाइगेशन इसका मेन टर्म है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पुराने समय में हम लोग क्षार सूत्र लगाते थे, पेशेंट को फिशुला के 6-6 महीने, 1-1 साल कभी कभी लग सकता था। तो ये इफ्टाक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट का जो समय है वो अभी कम हो गया है। जो पहले 6 महीने का समय लगता था, वो आज अभी 1 महीने में फिशुला आपका ठीक हो सकता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी बड़ी फिशुलस ट्रैक्ट है, वहाँ पर एक प्रकार का विंडो तैयार करके सिर्फ छोटी सी जगह पर ये थ्रेड यूज़ करते हैं, जिससे आपका फिशुला का ट्रीटमेंट का समय कम हो जाता है, और फिशुला जो है वो हमेशा के लिए ठीक होता है।
सर जैसे जॉर्डन से आपके यहाँ पे एक डॉक्टर फिराज जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, वो यहाँ पर आए थे आपके यहाँ पे रिसर्च सीखने के लिए, तो उनका अनुभव कैसा रहा? मतलब उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छे उनके जो गौरवोद्गार थे वो काफ़ी अच्छे थे। उनको इंडिया का कल्चर, इंडिया की संस्कृति काफ़ी अच्छे लगी, और स्पेशली नागपुर जो इतना डेवलप हो गया है, तो मैं खुद उनको नागपुर सिटी, अपना जो भी कल्चर है या जो भी आजू बाजू में देखने लायक प्रेक्षणीय स्थल है वो दिखाने के लिए गया था। और उन्होंने नागपुर के बारे में काफ़ी अच्छा उनका अनुभव बताया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और डेफिनेटली वो आना चाहेंगे रेगुलरली यहाँ पर। और जो टेक्नोलॉजी, जो लेज़र ज्ञान, जो लेज़र आयुर्वेद के माध्यम से मेडिकेटेड सेटॉन थेरेपी या आयुर्वेद 4 सूत्र थेरेपी वो सीखने के लिए आए थे, तो उनको काफ़ी अच्छा अनुभव लगा। और अपने देश में जाने के बाद जॉर्डन में वो निश्चित ही अपना लेज़र प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सर जाते जाते आप हमारे यूसीएन के दर्शक या समस्त यहाँ पे जो भी दर्शक जो हमारे ये शो देखते हैं, उनकी जो ये मंथा रहती है हर चीज़ में कि पाइल्स, इस बीमारी के बारे में वो बात करने से घबराते हैं, उनका आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सबसे अच्छा और पसंदीदा ये सवाल रहता है, हर बार की तरह मैं दर्शकों को बिना संदेश दिए जाता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इतना सारा हमने सुन लिया और फिर लास्ट में जाते समय आप एक टिप दे जाए तो वो जाते जाते जो दी हुई टिप है ना वो दर्शकों का हमेशा ध्यान में रहती है। तो जिनको ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में बवासीर, फीशर, भगंदर ना हो, वो वहाँ पर लोकल हाइजीनिक अच्छी तरह से रखे, सुबह जल्दी उठे, योगा प्राणायाम करे, रात को देर रात तक ना जागे, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग या नॉनवेज का सेवन इसको कम करे, और हो सके तो हरी सब्जियों का सलाद खाए। जिनको लगता है मुझे पाइल्स ना हो वो रोज़ छाछ का सेवन कर सकते हैं, खाने में हरी सब्जियों का सलाद रख सकते हैं, ओट का अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूजन कर सकते हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो रात को सोते समय हरड़ का चूर्ण, जिसको हरितकी बोलते हैं, उसका चूर्ण 3 ग्राम रात को सोते समय कुनकुनी पानी के साथ अगर लेते हैं, और जिनको ये समस्या है या गुदे भाग में कोई भी प्रॉब्लम है, वह कुनकुनी पानी में बैठ के सिकाई करने से ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। पर अपनी बीमारियों को छुपाए नहीं, तुरंत डॉक्टर को दिखाए। और लास्ट बट लीस्ट कि टॉयलेट में ज़्यादा समय तक ना बैठे, मोबाइल या न्यूज़पेपर लेके जो टॉयलेट में बैठने की आदत है उसको कम करे, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग और प्रेशर देना टॉयलेट में बैठने के समय यह पाइल्स का मुख्य कारण है। और कॉमोड पर बैठते समय पैर के नीचे एक स्टूल रखें ताकि आपका जो एंगल है रेक्टोसिग्मॉइड एंगल वो अच्छे से वी शेप में हो और आपको वहाँ पर जो अतड़िया है उसके ऊपर प्रेशर ना आए, और आपको इजी वे से जो है मल त्याग आप कर सके और सुखी रहे, स्वस्थ रहे और आयुर्वेद को अपनाए। So that was really a very informative session and I would like to express my heartfelt gratitude to you for being with us. धन्यवाद सभी को, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए UCN न्यूज़।